हेलो एंड वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम लोग सोशल चॉइस थ्योरी को डिस्कस करेंगे। देखिए, सोशल चॉइस थ्योरी पे काफ़ी मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर इसके ऊपर बनाई, तो मैंने एक तरह की एक हिस्ट्री से ली कि कहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ और कहाँ तक चला। अगर हम सिंगल लाइन डेफिनेशन की अगर बात करें, सिंगल सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो हम सिंपली कहेंगे कि एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस इनटू ए कलेक्टिव डिसीजन। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होती हैं, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस, मेरी प्रेफरेंस क्या है, मैं किसको चाहता हूँ, किसको वोट देना चाहता हूँ, क्या सेलेक्ट करता हूँ, क्या मेरा डिसीजन है। हर आदमी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। सारी प्रेफरेंसेस को जब हम एग्रीगेट कर लेते हैं, एक जगह मिला लेते हैं, तो वो एक कलेक्टिव डिसीजन बन जाता है। इसी को हम सोशल चॉइस थ्योरी कहते हैं। और करता क्या है, इस थ्योरी के जरिए हम इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल ओपिनियंस और प्रेफरेंसेस को एनालाइज करते हैं। कैसे? जिससे कि हमारा ये जब एनालिसिस चलता है तो हमारी एक कलेक्टिव आउटपुट या कलेक्टिव डिसीजन पर डायरेक्ट असर पड़ता है। अगर मैं थोड़ी और स्पेसिफिक बात करूं, इस पर और जरा सा गहराई में जाऊं, तो हम ये कहेंगे कि ये थ्योरी क्या है। बेसिकली हम इसको काम करते हैं कि हम किसी तरह से डिस्कशन के जरिए या किसी एनालिसिस के जरिए कलेक्टिव डिसीजन या एक जजमेंट पर पहुंच जाएं। और ये किसके जरिए होता है? इसके लिए हम बहुत सारे इकोनॉमिक मॉडल्स को कंबाइन करते हैं, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी इकोनॉमिक्स मॉडल। वो इकोनॉमिक्स मॉडल कहां से ड्राइव किए जाते हैं? एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल जजमेंट हुआ, एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल इनपुट, प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट। जो हर व्यक्ति की अपनी एक प्रेफरेंसेस हैं, जजमेंट है, इनपुट है, उन सबको हम एक जगह लेकर आते हैं और उसी से हमें एक आइडिया मिला, सोशल चॉइस। ठीक है। और ये आइडिया, अगर मैं फिर कह रहा हूं, हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएंगे, अगर आप बात करें तो ये बहुत नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि सोशल चॉइस थ्योरी अभी एग्जिस्टेंस में आई है। आप अगर मिडिल एजेस में चले जाइए तो 1235 के आसपास एक इकोनॉमिक्स, 1235 से 1315 तक रहे थे वो, 1315 तक। उनका नाम था रमन लुल्लू, रमन और लुल, हाँ वो ऐसा ही नाम था इनका, ये नाम था। नेट पे जाकर चेक कीजिएगा। इन्होंने एक एग्रीगेशन मेथड दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक पेयर वाइज मेजोरिटी वोटिंग होनी चाहिए, यानी हर वोटिंग के कोई पेयर्स बनने चाहिए और पेयर के हिसाब से ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, अगला पेयर ये इसको दे रहा है, ये इसको दे रहा है, तो पेयर वाइज होनी चाहिए। उसके बाद 1401 से 1464 तक एक और आए, 1401 से 1464 तक एक और इकोनॉमिक्स आए जिनका नाम था निकोलास कोजेनस। निकोलास कोजेनस, इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इन्होंने बेसिकली एक बोर्ड अकाउंट के अलग अलग वेरिएंट को प्रपोज किया था। 1672 में एक और 1672 में एक और इकोनॉमिक्स, जर्मन इकोनॉमिक्स आए जिनका नाम था सैमुअल वॉन पिफेंडर। सैमुअल वॉन पिफेंडर ये आए। इन्होंने जो बात की वो एक जूरिस्ट, ये बेसिकली अपने आप में एक जूरिस्ट है, जर्मन स्कॉलर जूरिस्ट थे। ये जूरिस्ट कहते हैं ना, जो कोर्ट के अंदर आपने देखा होगा ज्यूरी बैठी होती है जो डिसीजन लेती है, लॉयर होते हैं, जूरिस्ट थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुछ चीज़ों को कंपेयर किया। जैसे इन्होंने सिंपल मेजोरिटी ली, क्वालिफाइड मेजोरिटी ली और यूनानिमिटी रूल्स लिए। सिंपल मेजोरिटी, क्वालिफाइड, दो आदमी कुछ एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के बाद एक मेजोरिटी ले रहा है। यूनानिमिटी में होता है कि सारे एक जगह। इन सारों चीजों को इन्होंने कंपेयर किया और उन्होंने एक प्रेफरेंसेस का स्ट्रक्चर दिया जिसके एनालिसिस ने एक नई डिस्कवरीज को जन्म दिया। एक नई डिस्कवरीज आई सोशल चॉइस थ्योरी के अंदर। तो बेसिकली ये यही थे जिन्होंने एक तरीके से एक फाउंडेशन तरीके की डाली। फाउंडेशन ना कहें इसको, फाउंडेशन पहले पढ़ चुकी थी, यानी एक ओरिजिनेटर बने ये उसका कि क्या आगे डिस्कवरीज होने वाली हैं वो इस पर बेस करती गई। सिंपल मेजोरिटी क्या है, क्वालिफाइड मेजोरिटी क्या है, यूनानिमिटी, इन सब में
कंपैरिजन किया और एक एनालिसिस सामने लेकर आए। उसके बाद 1785 के अंदर हमारे फ्रेंच निकोलास डी कॉन्डोसेट आए। ये इन्होंने काफ़ी इसके ऊपर काम किया। निकोलास डी कॉन्डोसेट, निकोलास डी कॉन्डोसेट, कॉन्डोस SE है खाली, ये लिखा ऐसे जाता है, इसको कॉन्डोक से पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने ग्राउंड वर्क किया इसके ऊपर, सोशल चॉइस थ्योरी के ऊपर। उन्होंने एस्से लिखा था, अपने जो एस्से था उसके अंदर उन्होंने बाकायदे इसके ऊपर एक ग्राउंड वर्क किया। उन्होंने डिटेल ली इसकी, जिसको कहा गया ज्यूरी थ्योरम, JURY, ज्यूरी थ्योरम। एक ज्यूरी थ्योरम दी उन्होंने। उसके अंदर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ज्यूरी थ्योरम क्या है, ये थ्योरम कहती है कि हर ज्यूरी के जितने भी मेंबर, हर ज्यूरी के मेंबर को इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस होता है अपने करेक्ट डिसीजन या जजमेंट को बनाने के लिए, ठीक है। कौन सा डिसीजन, कोई भी डिफेंडर है, एक आदमी है, मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगा है, मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं, तो मैं गिल्टी हूं या नहीं, इसके ऊपर अपना जजमेंट देने के लिए हर ज्यूरी इक्वली इंडिपेंडेंट होती है। हर एक को चांस दिया जाता है, आप इक्वल हैं, सबके बराबर हैं, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप अपनी राय दीजिए, ठीक है। तो इसके जरिए कॉन्डोसेट ने यह बताया कि जो मेजॉरिटी होते हैं वो माना जाता है कि इंडिविजुअल जूरियर से ज्यादा करेक्ट होंगे, माना जाता है। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। कॉन्डोसेट ने कहा कि जो हमारी मेजॉरिटी जूरियर है वो माना जाता है, लगता है कि वो इंडिविजुअल जूरियर से ज्यादा असरअंदाज होंगे, और इसी से हमने एक कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग बनाई, और यही कॉन्डोसेट का पैराडॉक्स बना। जो कॉन्डोसेट ने एक पैराडॉक्स दिया था, पैराडॉक्स क्या था, उसने कहा था कि मेजॉरिटी प्रेफरेंसेस कैन बी इर्रेशनल। माना जाता है कि पूरी जो मेजॉरिटी, सारे लोग मिलकर जो डिसीजन ले रहे हैं वो ठीक है बनिस्बत इंडिविजुअल के, लेकिन उसने कहा, उन्होंने एक कॉन्डोसेट ने एक पैराडॉक्स दिया कि मेजॉरिटी प्रेफरेंसेस जो होते हैं वो इर्रेशनल हो सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा, कॉन्डोसेट ने, कि ये माना जाता है, ये सही है कि जो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग है वो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग से ज्यादा प्रीफर की जाती है, लेकिन यहां फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। हालांकि क्या प्रॉब्लम्स हैं सोशल चॉइस थ्योरी के अंदर, क्या किस तरीके से हम कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग को बना सकते हैं, इसको अगर बात करें तो सेंचुरी से इकोनॉमिस्ट इसके ऊपर परेशान है और काम करते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन जो मोस्ट इंटेलेक्चुअल एक जो इसके अंदर थ्योरी निकल कर आई वो एरोज इम्पॉसिबल थ्योरम था। अच्छा, एरोज इम्पॉसिबल थ्योरम को मैं एक सेपरेट वीडियो में पहले ही डिस्कस कर चुका हूं डिटेल में, तो यहां मैं एरोज की सिर्फ जो मेन पॉइंट है उनको मैं दूंगा। एरोज इम्पॉसिबल थ्योरम, ये एक थ्योरी निकल कर आई, एक थ्योरम निकल कर आई, और ये एक अपने आप में कहा गया कि एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस है उस सेंचुरी की, जो हमारी लास्ट सेंचुरी गुजरी है उसके अंदर, ठीक है। एरो ने क्या आइडिया दिया, एरो ने कहा कि ये सोशल वेलफेयर फंक्शन होना चाहिए, यानी उन्होंने जो एक सम सोशल चॉइस थ्योरी लेकर चल रहे थे उन्होंने उसको एक फंक्शन बनाया। कुछ चीजें हैं जिससे कि डेवलपमेंट या वेलफेयर इफेक्ट करता है। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसका नाम था सोशल चॉइस एंड इंडिविजुअल वैल्यू, जो 1951 के पब्लिश हुई थी। उसके अंदर उन्होंने ये दिया, जो 20th सेंचुरी के हैं। तो एरो ने बेसिकली जो सोशल चॉइस थ्योरी का आइडिया था उसको ब्रोडन किया, उसको बढ़ाया, उसको आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या कहा, एरो ने एक सवाल किया कि क्या कोई ऐसा रूल बनाया जा सकता है कि जहां हम इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को या इंडिविजुअल जजमेंट को, वोट्स और डिसीजन को इस तरह से एग्रीगेट करें कि वो क्या सही होना चाहिए, आई मीन टू से व्हाट शुड बी कंसीडर्ड गुड रूल का मिनिमम क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर सके। यानी कि हम कम से कम अगर ये कंडीशन पूरी हो जाए तो कलेक्टिव डिसीजन सही होगा। यानी हमने कहा कि ये बहुत सारी कंडीशन है, इन कंडीशन में से कम कितनी कंडीशन पूरी हो जाएं कि हमारी कलेक्टिव डिसीजन सही हो जाएगी।
ठीक है। और एरो ने न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि इंडिविजुअल चॉइसेस की हर कैटेगरी को कंसीडर किया था और सिंपल मेजॉरिटी वोटिंग रूल के आगे जाकर पॉसिबल रूल को भी कंसीडर किया था। सिंपल मेजॉरिटी तो सिंपल है, जितने लोगों ने वोट दिए जिसको ज्यादा वोट मिले वो जीत गया। पॉसिबिलिटी भी देखी जाती है ना, कहां पर है कहां पर नहीं है। कुछ जगहों पर वोट डालने लोग गए नहीं, किसी जगह ज्यादा चले गए, क्या हुआ, ठीक है। तो उनके लिए एरो ने 5 कंडीशन दी जिनसे कि किसी भी इंडिविजुअल की चॉइसेस को पताया लगाया जा सकता है। वो एरो की 5 कंडीशन कौन सी हैं? यानी उन्होंने कहा कि हम 5 कंडीशन को लेके चलेंगे। ये 5 कंडीशन मैंने जैसे कहा, मैंने एरो की इम्पॉसिबल थ्योरम को डिस्कस किया एक वीडियो में, उसमें जाकर देख लीजिए, ये हमें थोड़ा थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। पहले उन्होंने कहा यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का क्या मतलब है कि जो भी डिसीजन है वो एक प्रेफरेंस की रैंकिंग में रहने चाहिए, एक यूनिवर्सैलिटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक जगह एक कंडीशन है, दूसरी जगह दूसरी कंडीशन है। जो भी डिसीजन रूल है वो एक कंप्लीट रैंकिंग ऑफ ऑल प्रेफरेंसेस में रहने चाहिए। दूसरी बात, रिस्पॉन्सिवनेस। Responsiveness. If individual preferences increase for an alternative, the overall social preferences must also either increase or at least no change, but never decrease. यानी मैं बता रहा हूं, जो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं अगर वो इंक्रीज किसी भी एक अल्टरनेटिव के लिए वो इंक्रीज होते हैं, तो जो ओवरऑल सोशल प्रेफरेंसेस हैं वो बढ़ने चाहिए। ये ना बढ़े तो कम से कम अपनी जगह रहें, लेकिन किसी भी हाल में डिक्रीज नहीं होने चाहिए, ठीक है। तीसरा है इनका इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स। इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स आप लिख लीजिएगा, उधर से लिखने में ज्यादा टाइम जाता है तो इसलिए ऐसे लिख रहा हूं। इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव, कोई भी अल्टरनेटिव मिलाया लगाया जाए, ऐड किया जाए या निकाला जाए, यानी इंक्लूजन और एक्सक्लूजन, लेकिन जो भी हमारी रैंक है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि A इज ग्रेटर देन B और इसके अंदर आगे C भी चल रहा है, एक C भी है, मान लीजिए C हट गया, ये रैंकिंग चेंज नहीं होगी, ये रैंकिंग चेंज नहीं होगी। इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव। कोई भी इररेलेवेंट अल्टरनेटिव निकल जाएगा तो जो मेन वो है रैंकिंग है वो चेंज नहीं होने चाहिए। तीसरी अब और अगली बात, नॉन इम्पोजिशन। नॉन इम्पोजिशन का क्या मतलब है? कोई भी पर्टिकुलर चीज को या प्रेफरेंसेस को इंपोज नहीं किया जा सकता। हर मेंबर को अपनी प्रेफरेंसेस हैं, वो अपनी प्रेफरेंसेस अपने आप देगा। अगर इंपोज है उसके ऊपर तो जाहिर वो उसकी अपनी नहीं, दूसरे की हुई। नॉन डिक्टेटरशिप भी इसी में आती है। नॉन डिक्टेटरशिप, अब मान लीजिए एक आदमी है, उसका ताकत ज्यादा है, उसने कह दिया कि नहीं सब लोग जो है इसी को वोट देंगे, सबकी यही प्रेफरेंसेस होगी, ठीक है, तो उससे फिर कोई फायदा नहीं होता। जो प्रेफरेंसेस मल्टीपल पार्टीज के होते हैं वो एक सिंगल इंडिविजुअल से के सामने आने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कोई इस पर फोर्स डाले, कोई प्रेशराइज करे और अपने प्रेफरेंसेस को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ ले, ठीक है। तो इन कंडीशन को यूज करके ही एरोज ने अपनी इम्पॉसिबल थ्योरम बनाई थी। उसके बाद इन कंडीशन को लेकर एरो ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि इट इज इम्पॉसिबल टू ऑर्डर सोसाइटी इन अ वे दैट रिफ्लेक्ट्स इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस विदाउट वायलेटिंग वन ऑफ द 5 कंडीशन। एरो ने कहा कि यह मुमकिन ही नहीं है कि हम सोसाइटी के प्रेफरेंसेस को ऐसे ऑर्डर में लगाएं जिससे इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस जाहिर हों, जब तक इन 5 कंडीशंस में से कोई भी एक रूल हम वायलेट ना करें। यानी 5 रूल को साथ लेकर हम नहीं चल सकते। हम अगर कह रहे हैं कि हमने सोसाइटी को रूल में लगाया है, इंडिविजुअली उसको हमने सही रैंक में लगाया है, तो ये जो 5 रूल हैं 1 2 3 4 5, इनमें से कोई ना कोई एक रूल हमें जरूर वायलेट करना होगा, वरना हम सही जगह पर
नहीं पहुंच पाएंगे। यही हमारी एरो की इम्पॉसिबल थ्योरम थी और एरो की जो सोशल चॉइस थ्योरी थी वो यही है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम आए अनदर हमारे एक 18th सेंचुरी के कंट्रीब्यूटर थे जिनका नाम था जीन चार्ल्स डी बोर्डा। जीन्स चार्ल्स सी बोर्डा, इसको बोर्डा काउंट भी कहा गया। ये एक कंटेम्प्रेरी या कंटेम्प्रेरी जानते हैं, हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी इकोनॉमिक्स, कंटेम्प्रेरी बहुत यूज करते हैं हम इसके अंदर, मॉडर्न को कहा जाता है, मॉडर्न वर्जन, ठीक है। तो ये एक तो कंटेम्प्रेरी हमारे इकोनॉमिस्ट थे और कॉन्डोसेट के को नेशनल थे, यानी इन्होंने कॉन्डोसेट की चीज को भी आगे बढ़ाया और इन्होंने ही एक अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम दिया। इन्होंने एक अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम दिया जिसको बोर्डा काउंट कहा गया, जिसको बोर्डा काउंट कहा गया। ये आइडिया उन्होंने दिया। उन्होंने एक ऐसा वोटिंग सिस्टम को सपोर्ट किया जिसके एक खास मेजॉरिटी वोटिंग के अल्टरनेटिव की शक्ल में देखा जा सकता है। एक वोटिंग सिस्टम है, एक अल्टरनेटिव वोटिंग सिस्टम दिया कि नहीं, एक सिस्टम ये भी वोटिंग का हो सकता है जिसको बोर्डा काउंट का अवॉइड किया, बोर्डा काउंट कहा गया। लेकिन बोर्डा काउंट जो है वो कॉन्डोसेट के पैराडॉक्स को छोड़ देता है, उसको अवॉइड करता है, उसके हिसाब से नहीं चला है। लेकिन यहां ये भी बात मानने की है कि ये जो हमारे बोर्डा काउंट है, ये एरो की जो एक कंडीशन है इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव, यानी कोई भी अल्टरनेटिव ऐड हो जाए या निकल जाए, जो रैंक है वो चेंज नहीं होगी। इस बात को वो वायलेट करता है। जो हमारा बोर्डा काउंट है ये कहता है कि हाँ सब चीजें ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, अगर कोई आता है कोई जाता है तो रैंकिंग भी चेंज हो सकती है। अब यहां पर एक डिबेट शुरू हो गई कॉन्डोसेट और बोर्डा काउंट में, और ये डिबेट इतनी चली कि ये बहुत सारे कंटेम्परेरी डिबेट्स का एक बेस बन गया, यानी इस एक ओरिजिनेटर बन गया बहुत सारे अलग अलग इकोनॉमिक्स की डिबेट्स का, कंटेम्परेरी डिबेट्स का, जिसके अंदर उन्होंने ये डिसाइड किया हाउ टू रिस्पॉन्ड टू एरोस थ्योरम। जो एरो ने थ्योरम दी है उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए, इसका आइडिया इस एक डिबेट से मिला, जो डिबेट कॉन्डोसेट और बोर्डा के बीच में चली। अदर कंट्रीब्यूटर्स और भी आए, जिसके अंदर हमारे चार्ल्स डॉक्सन हैं, जिनको हम लोग जो अगर आप ढूंढेंगे उसको तो लेविस कैरोल के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। इन्होंने बेसिकली जो क्लासिकल सोशल चॉइस थ्योरी थी इसको आगे एक्सटेंड किया बाय कंसीडरिंग दी डायनामिक प्रेफरेंसेस। उन्होंने कहा कि जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो सकते हैं, यानी सोशल कंटेक्स्ट में जो हमारा एक सोशल नेटवर्क है उसमें चेंज किए जा सकते हैं। ये बात देखिए इन्होंने कही, ये डॉक्सन ने कही थी। मैं किसी को वोट दे रहा हूं तो मेरा भाई मुझसे कह सकता है, मैं अपने भाई से कह सकता हूं भाई इसको वोट दे दो, है ना। तो वहां पर चेंज आता है, जो इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस हैं उनमें चेंज आता है, ठीक है। और इसी एक्सपेंशन ने इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, कंप्यूटर साइंटिस्ट और जो इंजीनियर वर्किंग ऑन द नेटवर्क थ्योरी है, इन सब का ध्यान अपनी तरफ खींचा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो इंडियन बेस्ट हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन जी, उनका आइडियाज इसके अंदर है, जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा डेवलप किया। अमर्त्य सेन, उन्होंने बेसिकली जो एरो की थ्योरम है, एरोटी की जो सोशल चॉइस थ्योरी है, उसको पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि जो हमारी सोशल चॉइस थ्योरी है इसके अंदर इंफॉर्मेशनल बेस नहीं है। उन्होंने इंफॉर्मेशनल बेस को उसके अंदर लाया। उन्होंने कहा कि चॉइस अगर आप बना रहे हैं, मेकिंग सोशल चॉइस या डिसीजन, तो उसके लिए इंफॉर्मेशनल बेस होना जरूरी है। मुझे चीजें ही नहीं पता तो मैं डिसीजन कैसे लूंगा। सेन ने सजेस्ट किया कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है जो एरो ने बेसिकली यूज की है, वहां इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस बेसिकली जो सोल बेसिस है उनका, वो सोशल चॉइस है जो इनएडिक्वेट है, क्योंकि इसके अंदर आप कोई इंफॉर्मेशन को नहीं डाले। इसीलिए उन्होंने इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज को ऐड किया। हमारे अमर्त्य सेन जी ने इसके अंदर दो चीज ऐड की। पहली चीज रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। मुझे यही नहीं पता कि कौन कौन से अल्टरनेटिव है तो मैं सही कैसे डिसीजन ले पाऊंगा,
तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज जरूर होनी चाहिए, जिससे कि मैं अपडेट रहूं अपने डिसीजन को लेने के लिए। और दूसरी चीज, इंटरपर्सनल कंपैरिजन अमंग डिफरेंट सोशल एक्टर्स। ये अगर मैंने चूज किया तो उसका क्या असर पड़ेगा सोसाइटी पे, ये मैंने चूज किया तो इसका क्या असर पड़ेगा। सोशल चॉइस चल रही थी अब तक, अगर हम उसकी बात करें, कॉन्डोसेट की बात करें, या हम जितने भी इससे पहले सब आते चले जा रहे हैं, लेकिन खासतौर से एरो ने भी उसी को फॉलो किया था। लेकिन यहां उन्होंने, अमर्त्य सेन जी ने एक नई चीज इसमें ऐड कर दी कि नहीं, इंफॉर्मेशन बेस जरूरी है। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि क्या एनवायरनमेंट है, क्या फर्दर ग्लोबल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन सारी चीज़ों से। इसलिए जो सोशल चॉइस थ्योरी है उसकी अप्रोच ही चेंज हो गई, जहां पर अब हम ये कह रहे हैं अमर्त्य सेन जी के थ्रू कि यहां इंफॉर्मेशनल बेसिस जरूरी है किसी भी जजमेंट को लेने के लिए। दूसरी बात, उन्होंने, अमर्त्य सेन जी ने इसके अंदर पब्लिक रीजनिंग को बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया है। पब्लिक रीजनिंग मतलब डिबेट टू रीच ए कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग। वो तो चैनल पे आप लोग देते हैं कि दो लोग बैठे हैं चैनल के ऊपर, एक डिबेट चल रही है, वो एक कलेक्टिव डिसीजन पर पहुंचना चाहते हैं। कई लोग मिले हुए हैं, बहस कर रहे हैं और एक डिसीजन पर पहुंच के, यही होता है जो पब्लिक रीजनिंग कहलाती है। यानी उन्होंने कहा कि नहीं, डिबेट्स होनी चाहिए, बातें होनी चाहिए, उसके जरिए पता चले कि किस में क्या कमी है, किस में क्या अच्छाई है, और ये सारी चीजें सामने आएंगी, और जब सामने आएंगी तो सही डिसीजन लिया जा सकेगा। इसी तरीके से जो हमारे अमर्त्य सेन जी हैं, उनका जो कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी है वो एक ट्रेडिशनल आइडिया से आगे चली गई। उन्होंने कहा कि लैक ऑफ कैपेबिलिटी एंड द रियल अपॉर्चुनिटीज इंडिविजुअल हैव रादर देन द इनकम इज बेसिकली द मेन रीजन फॉर पॉवर्टी। यानी हम ये कहते हैं कि साहब इनकम कम है वो पॉवर्टी है, इनकम कम है वो पॉवर्टी है। अमर्त्य सेन जी ने कहा कि वो तो है, लेकिन इनकम कम क्यों है? लैक ऑफ कैपेबिलिटी है, हमारे पास रियल अपॉर्चुनिटीज नहीं है। ये एक रीजन है जिससे हम ना काम कर पा रहे हैं, काम है तो हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं, हम कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या तो है ही नहीं, इस वजह से भी तो इनकम कम हो रही है। तो सिर्फ इनकम कम है, इसको आप रीजन मत बनाइए। और इससे लड़ने के लिए अमर्त्य सेन जी ने कहा कि आपको सोशल रिफॉर्म लाना होगा, आपको सोशल रिफॉर्म लाना होगा। सोशल रिफॉर्म लाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा, पब्लिक हेल्थ को इम्प्रूव करना होगा, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को करना होगा। ये सारी चीजें जब आप करेंगे तो आपका पूरी कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म आएगा, जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यही एक आइडिया था सोशल चॉइस थ्योरी का। मैंने खाली सोशल चॉइस थ्योरी क्या है इसको एम्फेसाइज ना करके थोड़ी सी डिटेल ली है। लंबी हो गई होगी थोड़ी सी वीडियो, लेकिन आपको फायदा होगा इससे, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।